अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ताहिर, लेक्चरर बायोलॉजी, रीडर कॉलेज मियां वाली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, एंजाइम इनहिबिशन। टर्म को समझना है, टॉपिक को समझना है कि जी एंजाइम इनहिबिशन वर्ड, इसको समझना है मेरे बच्चे। ये जो टर्म है हमारा टॉपिक है, इसको समझना है। एंजाइम आपको पता है क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करती हैं बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। इनहिबिशन वर्ड को समझना है। इनहिबिशन इंग्लिश का वर्ड है, हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। इनहिबिशन का मतलब है रोक देना, किसी भी काम को होने से रोक देना। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के काम करने को रोक देना। समझ आ गई टर्म? अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैं आपको काम करने से रोक रहा हूँ, यानी कि मैं आपके लिए इनहिबिशन का बायस बन रहा हूँ। तो जो चीज़ काम करने को रोकेगी उस चीज़ को आप इनहिबिटर कहेंगे। मैं आपको काम करने से रोक रहा हूँ ना, तो मैं इनहिबिटर हूँगा आपके लिए, ठीक है। और इस फिनोमेना को इनहिबिशन कहेंगे। अब इस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन इनहिबिटर्स और इनहिबिशन। अ केमिकल दैट इंटरफियर्स एंड ब्लॉक एन एंजाइम्स एक्टिव साइट इज कॉल्ड एन इनहिबिटर। बच्चे, वो कहता है कि एक ऐसा केमिकल जो कि एक एंजाइम जो कि इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेयर का मतलब मुदाखलत करता है, एंड ब्लॉक्स एन एंजाइम एक्टिविटी, कि एक ऐसा केमिकल जो कि एंजाइम एक्टिविटी में मुदाखलत करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है, एंजाइम के काम को रोक देता है, ऐसे केमिकल को हम इनहिबिटर कहते होते हैं। आगे कहते हैं, इनहिबिटर्स अटैच विद एंजाइम बट आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट, ओनली ब्लॉक एक्टिव साइट्स टेम्पोरेरली और परमानेंटली, दिस फिनोमेना इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। वो कहता है कि मेरे बच्चा, इनहिबिटर करते क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। और क्योंकि ये सबस्ट्रेट नहीं होते, इनकी केमिकल नेचर और होती है, तो जो एंजाइम होता है ना, वो इनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, जगह घेर लेते हैं जिस जगह सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, तो केमिकल रिएक्शन रुक जाता है, क्योंकि आगे प्रोडक्ट तो बनती नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखा भी देता हूँ मेरे बच्चा। ये देखें, ये ये सामने, ये आपके पास एक एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है। अब देखें, सबस्ट्रेट ने इसके साथ जुड़ना था ना, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता, बल्कि क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, हमने पढ़ा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर दो रीजन्स होते हैं, जो साइट्स होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है, एक कैटालिटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को पहचानती है और साथ में जुड़वाती है। तो उस बाइंडिंग साइट से जहाँ पे ना भारी मिस्टेक हो जाती है भाई। कौन सी भारी मिस्टेक? क्योंकि ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, इसकी ही शक्ल का इनहिबिटर होता है, यानी कि मैं आपके आगे बताऊंगा कि ये दो तरह के इनहिबिटर होते हैं। एक तो शक्ल सेम करके आते हैं, और कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ते, बल्कि एंजाइम की किसी और जगह पे जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं ना, यानी कि कोई भी चीज़ एंजाइम के स्ट्रक्चर में जब ऐड होती है ना, तो ये एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट को साथ में अटैच नहीं करा पाती। अच्छा खैर, उसको छोड़ें, मैं आपको सिंपल बता दूं कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट ने जुड़ना है ना, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ता, इनहिबिटर आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव साइट वाली जगह ऑक्यूपाई हो जाती है। सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलता जुड़ने के लिए, क्योंकि ये इधर इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है मेरा बच्चा, इस जगह को घेर लेता है जी। तो और ये एंजाइम इस इनहिबिटर को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी केमिकल नेचर ऐसी होती है। तो ये एंजाइम जो है ना, ब्लॉक्ड हो जाता है, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तब हम कहेंगे इस एंजाइम के लिए ये एंजाइम इनहिबिशन हो गई है, और ये इसके लिए इनहिबिटर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने इस एंजाइम को रोका है काम करने से मेरा बच्चा। अच्छा मेरे बच्चा, आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है मेरे बच्चा, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। हमारे पास मेरे बच्चा दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव, आपकी आसानी के लिए मैंने इनको आपकी बुक के अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैंने आसानी के लिए कंपैरिजन में लिख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कंपेयर करें कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को। तो आपने इस तरीके से पॉइंट्स में लिख देना है, आपको पूरे नंबर बोर्ड वाला देगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को पढ़ लेते हैं मेरे बच्चा, जब और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को। कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव वर्ड इंग्लिश का है, कंपटीशन से निकला है, मुकाबला, ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल विद सबस्ट्रेट। मेरा बच्चा देख लें, वो कहता है कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करता है, मुशाबिहत रखता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर उसका सेम होता है। यानी कि ये देखें, ये आपके पास एंजाइम है ना, तो जो सबस्ट्रेट होता है ना, बिल्कुल इसी की शक्ल बना के आ जाता है आपके पास इनहिबिटर। तो एंजाइम को लगता है कि एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट होती है ना, जिसने सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करना होता है, वो कंफ्यूज हो जाती है। वो उसको लगता है कि शायद ये वाला सबस्ट्रेट हो, तो वो गलती से भारी मिस्टेक इससे हो जाती है, और वो गलती से इसको अपने साथ जुड़वा लेती है। अच्छा, इसी चीज़ को आगे हम पढ़ लेते हैं।
दूसरा पॉइंट इसका मेरे बच्चे हम देख लेते हैं। इट कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट ऑन एंजाइम। कि जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है ना मेरा बच्चा, पहले पॉइंट में कहता है कि वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट जैसी। दूसरे पॉइंट में कहता है कि ये इनहिबिटर जो होता है ना, ये कम्पीट करता है, मुकाबला करता है सबस्ट्रेट के साथ कि मैं जुड़ूंगा इस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, तुम नहीं जुड़ोगे, कौन जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा, ठीक है। तो वो भाई मुकाबला कर लेते हैं और जाके इसके साथ जुड़ जाते हैं। और बाइंडिंग साइट भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार इसको मैं करा दूं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, उसको समझ नहीं लिखती, और वो जैसे हम धोखा खा जाते हैं इंसान को पहचानने में। तो यहाँ पे भी इस एंजाइम की बाइंडिंग साइट से भाई भारी मिस्टेक हो जाती है, तो वो एंजाइम को इधर सॉरी इनहिबिटर को जुड़वा देती है इधर। अगले पॉइंट में कहता है मेरे बच्चा तीसरे में, व्हेन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज सेलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट इट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट एंड डज नॉट परमिट सबस्ट्रेट फ्रॉम अटैचिंग विद द एक्टिव साइट एंड स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी। क्या कहता है मेरा बच्चा, वो कहता है कि जब एंजाइम की एक्टिव साइट में मौजूद बाइंडिंग साइट इनहिबिटर को सेलेक्ट कर लेती है और जहाँ पे बाइंड करवा देती है, तो ये जो इनहिबिटर होता है ना, ये इनहिबिटर, ये यहाँ पे आके सॉरी ये इस तरीके से ये इनहिबिटर बाइंड कर जाता है ना, ठीक है। क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी भारी मिस्टेक मेरे से भी हो रही है। अच्छा, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ये इनहिबिटर बाइंड कर जाता है और ये इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी केमिकल नेचर ऐसी होती है कि एंजाइम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता। हाँ, सबस्ट्रेट जुड़ता तो आगे प्रोडक्ट बनती, लेकिन इनहिबिटर जुड़ा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी मेरे बच्चा, ये एक्टिव साइट ब्लॉक रहेगी, एंजाइम का काम रुका रहेगा। इसी चीज को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। आगे मेरा बच्चा आपके पास एग्जाम्पल पड़ी है इसी कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। एग्जाम्पल है कि एक एंजाइम है आपके पास सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एक रिएक्शन करवाता है। उस रिएक्शन के अंदर करता गया है, ये सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट करता होता है। क्या करता है, सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, उसी वक्त में होता क्या है, एक मिलानिक एसिड, एक इनहिबिटर आता है जो कि बिल्कुल आपके पास लगता है सक्सेनिक एसिड की तरह का, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो डिहाइड्रोजनेज कैटलेज होता है ना, ये समझता है कि सक्सेनिक एसिड है, लेकिन होता वो मिलानोक एसिड, मिलान मेलानिक एसिड होता है, ठीक है। तो वो गलती से सक्सेनिक एसिड की जगह मेलानिक एसिड को अपने साथ जड़वा लेता है, जिसकी वजह से मेलानिक एसिड जो है ना, वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। मैं आपको ऐसे में बोल रहा हूँ तो पता नहीं आप लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे कि सर पत्नी क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको इधर इधर समझा देता हूँ, ये इधर इधर देख लें। देखें मेरे, एक एंजाइम होता है आपके पास, उसका नाम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। ये एक एंजाइम होता है, ये करवाता क्या है नॉर्मली, ये सक्सेनिक एसिड जो कि सबस्ट्रेट है, इसको कन्वर्ट करवाता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर और ये प्रोडक्ट बनवाता है। अच्छा, होता क्या है, सक्सेनिक एसिड की तरह का ही स्ट्रक्चरली सिमिलर ये सब्जेक्ट है, एक इनहिबिटर आ जाता है, ठीक है। और उस इनहिबिटर का नाम होता है मेलोनिक एसिड। अब सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज की जो एक्टिव साइट पे मौजूद बाइंडिंग साइट है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। ये मैं कंपिटेटिव इनहिबिटर की एग्जांपल बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इसकी बाइंडिंग साइट इसको जुड़वाने की बजाय गलती से भारी मिस्टेक करके मेलानिक एसिड को अपने साथ जुड़वा देती है, और मेलानिक एसिड आपके पास इनहिबिटर है, प्रोडक्ट नहीं बनती, नहीं बनती प्रोडक्ट, नहीं बनती। यहाँ पे भाई जोर इधर ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटर ऐड हो गया, होना सबस्ट्रेट नहीं चाहिए, सबस्ट्रेट ऐड होता तो प्रोडक्ट बनती। सबस्ट्रेट की जगह स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की वजह से जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट है, उससे भारी मिस्टेक हो गई और उसने मेलानिक एसिड को जुड़वा दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगी और एंजाइम ब्लॉक्ड रहेगा। यही बात इधर मेरे बच्चे बताई गई है। देखें कि the enzyme succinic dehydrogenase catalyzes the oxidation of succinic acid to fumarate melanoic acid, मैंने ब्रैकेट में इनहिबिटर लिख दिया, has structure similarity with substrate succinic acid, so both of them compete for active site of enzyme, melanic acid is selected by the active site and thus block it। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मेरा बच्चा आ जाता है इसी में कि मेलानिक एसिड किस तरीके से इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, तो इसका यही वाला जवाब लिखना है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उम्मीद है आपको कम्पिटेटिव इनहिबिटर की समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं मेरे बच्चा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की तरफ। पहला पॉइंट इसका पढ़ते हैं, A non-competitive inhibitor has no structural similarity to the substrate। बड़ी ही जबरदस्त बात कर गया बच्चे, वो कहता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, उसमें जो इनहिबिटर होता है ना, वो सबस्ट्रेट की तरह का दिखता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट कंफ्यूज हो जाती है और वो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर को जुड़वा देती है। लेकिन जहाँ पे इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, वो कहता है कि
नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर सबस्ट्रेट की तरह का नहीं दिखता। जैसे मैंने आपको इधर दिखा दूं, ये देखें, ये एंजाइम है, ये अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल, और ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर और एंजाइम, सॉरी, एंजाइम ये है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर। सबस्ट्रेट की शक्ल और है और वो इजीली फिट हो सकता है एंजाइम के एक्टिव साइट सब, और इनहिबिटर की शक्ल और है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सिमिलरिटी दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। कैसे? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं भाई। इट डज नॉट एंटर एंड बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बहुत जबरदस्त बात एक और कर गया भाई, ये तो जबरदस्त बात पे बात कर रहा है। पहले हम ना इसको कंपैरिजन में पढ़ते हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिटर में हमने पढ़ा था कि जो इनहिबिटर होता है ना, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। लेकिन जहां पे ये कह रहा है कि जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है ना, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर और होता है, तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ ही नहीं सकता। तो वो फिर कैसे जुड़ेगा एंजाइम के साथ और एंजाइम को ब्लॉक करेगा? तो ये तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करता है। तीसरे पॉइंट में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देख लेते हैं हम। कहता है कि इट बाइंड्स एंजाइम एट अदर साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अच्छा भाई, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि इट बाइंड्स द एंजाइम एट अदर साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। इट its binding alters the shape of the enzyme's active site, so it does not allow substrate to fit into it, and so enzyme action is inhibited। मेरा बच्चा, बड़ी सादा सी और आसान सी बात की है। अब इस बात की भी आपको समझना है तो मेरे ख्याल में आपका दिमाग है ही नहीं। अच्छा देखें, क्या कहता है कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, उसकी शक्ल जो है ना वो सबस्ट्रेट की तरह की नहीं होती। तो फिर, और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ भी नहीं जुड़ता। तो फिर ये भाई कैसे एंजाइम के साथ जुड़ता है और उसको जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं? वो कहता है कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, वो एंजाइम के साथ एक्टिव साइट वाली जगह पे नहीं, बल्कि किसी और जगह पे, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे भी किसी और जगह पे जुड़ता है। और उस जगह को, बच्चे आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन पिछली जो बुक थी ना उसमें मेंशन था, जो पुरानी बुक थी, उस बुक को हम, सॉरी, उस जगह को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये इनहिबिटर जो है ना मेरे बच्चा, इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ेगा। अच्छा, जब कोई भी चीज़, अब इसका नाम स्ट्रक्चर है, जब ये चीज़ ऐड होगी इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। और तब्दीली किस जगह पे आएगी? एक्टिव साइट में। ये देखें, पहले इसकी एक्टिव साइट ऐसी ऐसी थी, ऐसी थी, ठीक है, और ब्लर हो गया भाई, और अब जाके इसकी एक्टिव साइट ऐसी हो गई है। अब देखें, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है, तो ये सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट नहीं हो सकता, जिस वजह से, अब ये देखें ना, इसने तरीका वारदात और अपनाया। अब इसने इसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज कर दी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। तो ये एंजाइम भी नाकारा हो गया। ये भी, इस एंजाइम की भी एंजाइम इनहिबिशन हो गई। ये भी सबस्ट्रेट को ना बाइंड करवाएगा, और जब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगी, पता नहीं फिर क्या होगा। अच्छा खैर, अच्छा मेरे बच्चे, इसी चीज़ की एग्जांपल भी हम पढ़ लेते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है कि टू सबस्ट्रेट्स दैट इज सक्सेनिक एसिड एंड कोएंजाइम ए, CoA को कोएंजाइम ए पढ़ते होते हैं, react to form succinyl coenzyme A. This reaction is catalyzed by the enzyme succinyl coenzyme A synthetase. After its formation, the product, that is succinyl coenzyme A, act as non-competitive inhibitors and bind with the enzyme. Thus, enzyme is inhibited and no more succinyl coenzyme is produced। मेरा बच्चा, मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ मैंने पढ़ी आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। हम किस लिए हैं यहाँ पे भाई? आपको समझाने के लिए हैं। इसको ना, हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। देखें, वो कहता है कि दो सबस्ट्रेट हैं आपके पास। एक है वो जो अभी मैंने एग्जाम्पल पढ़ी है ना, उसमें ये बात बताता है। एक है सक्सेनिक एसिड और एक है कोएंजाइम ए। इन दोनों को एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सक्सेनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ये एंजाइम इन दोनों सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है, जिस प्रोडक्ट का नाम होता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। क्या बात की मैंने कि एक एंजाइम है जिसका नाम होता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। ये क्या करवाता है? ये अपनी एक्टिव साइट के साथ दो सबस्ट्रेट जुड़वाता है, सक्सेनिक एसिड और कोएंजाइम ए। ये दोनों सबस्ट्रेट जब इसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ते हैं तो ये एक प्रोडक्ट बन जाती है इन दोनों के मिलने की वजह से। और एंजाइम का रोल होता है, जिस प्रोडक्ट का नाम है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। पहली दफा तो ये प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनती है ना, ये जाके एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाती है। जैसे ही एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होगी,
अटैच होगी, इस एंजाइम के एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील हो जाएगी। जब शक्ल तब्दील होगी तो मेरा बच्चा कोएंजाइम ए और सक्सेनिक एसिड इस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ेंगे। जब नहीं जुड़ेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम खाली रहेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनी है ना सक्सेनाइल कोएंजाइम में, वो इस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट एक्टिव साइट के साथ नहीं, क्योंकि ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ जुड़ा है और उसने इसकी एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील कर दी है, जिसकी वजह से ये दोनों सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच अब नहीं हो सकते। पहली दफा ये एंजाइम ये रिएक्शन करवाएगा, लेकिन दूसरी दफा ये एंजाइम, क्योंकि ये रिसाइकल हो जाते हैं ना, दूसरी दफा ये एंजाइम रिएक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सक्सेनाइल को एंजाइम ए, यानी कि ये इनहिबिटर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है। ठीक है भाई। अच्छा बच्चे, ये तो थी हमारे पास टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, वो हमने पढ़ ली। आगे ना इनहिबिटर्स की दो और टाइप्स बताई गई हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरीके से, ये इधर आ जाए ना, खुल जा भाई। हाँ जी, इस तरीके से टाइप्स ऑफ इनहिबिटर में कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और आगे दो और टाइप्स बताई गई है, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल इनहिबिटर। समझिएगा मेरे बच्चे बात को। लेकिन जो पुरानी बुक थी ना, उसमें था कि इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव को जब हम पढ़ते थे ना, कम्पिटिटिव की कोई आगे टाइप्स नहीं होती थी, पुरानी बुक की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन कम्पिटिटिव की आगे मजीद दो टाइप्स होती थी, जिसमें एक टाइप रिवर्सिबल होती थी और एक इरिवर्सिबल। लेकिन इस बुक के अंदर उसने थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग ये की है कि उसने कहा है कि भाई कम्पिटिटिव इनहिबिटर की भी कोई टाइप नहीं है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की भी कोई टाइप नहीं है, बल्कि ये जो दो आगे टाइप्स हैं ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर, ये बनाई गई हैं ऑन द एक्शन ऑफ इनहिबिटर, के इनहिबिटर काम कैसे करता है और इनहिबिटर का एंजाइम के साथ अटैचमेंट कैसी है, यानी कि वो पक्का बॉन्ड बना के अटैच हुए हैं एंजाइम के साथ, या वो कच्चा बॉन्ड बना के अटैच हुआ है एंजाइम के साथ। अगर पक्का बॉन्ड बना के अटैच हुआ है इनहिबिटर एंजाइम के साथ, तो वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होगा, यानी कि वो दोबारा जुदा हम उसको, उसने एक दफा एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, एक दफा एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया, तो वो पक्का पक्का अटैच ही रहेगा। ऐसे इनहिबिटर को हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते होते हैं। और रिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर होगा जिसने एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ कच्चा बॉन्ड बनाया होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा। ऐसे इनहिबिटर को ये आर्जी तौर पे टेम्परेरली ब्लॉक करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ये जो दोनों है ना, इसके में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको भी मैंने आगे नीचे लिख दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर्स में भी रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल के इनहिबिटर के एक्शन की बेस पे हमने इनहिबिटर की आगे मजीद दो, यानी कि इनहिबिटर को आगे दो और कैटेगरीज के में डिवाइड किया है। एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर और एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द इनहिबिटर एंड एंजाइम। बच्चे को कहता है कि ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैटेगरीज हमने बनाई है ना इनहिबिटर की, ये असल में किस बेस पे बनाई है? इनहिबिटर के एंजाइम के साथ बॉन्ड को देखते हुए। ठीक है, देख लें। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप मेंशन कर दिया मेरे बच्चा, डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपने लिखना है। मैंने इसको पॉइंट्स में यानी कि कर दिया, इसको मैंने कंपैरिजन में नहीं लिखा, इसको ऐसे ही लिख दिया। आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, या आप दरमियान में लाइन लगा के कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इर का मतलब नहीं, नो। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, पहला पॉइंट, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स मेक कोवलेंट बॉन्ड्स विद द एंजाइम। बच्चे सख्त बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये एंजाइम के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सच दूसरा पॉइंट, सच इनहिबिटर कैन नॉट बी रिलीज बाय डाइल्यूशन और डायलिसिस और बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चे वो कहता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये इनहिबिटर दोबारा एंजाइम के एक्टिव साइट से रिलीज नहीं कराए जा सकते, रिमूव नहीं कराए जा सकते। ठीक है, ना इनको तोड़ के, ना इनको डाइल्यूशन यानी कि इनको किसी सोल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए, या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए कि शायद सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे तो शायद इनहिबिटर अपनी जगह छोड़ दे और सबस्ट्रेट ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मजबूती से जुड़े होते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ। तीसरा, वो एक एग्जांपल देता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर की, कि आपके पास एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये परमानेंटली डिसेबल कर देती है उस एंजाइम को जो कि इस बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, इस तरह ये इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसको हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं,
बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। हमारे अंदर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए ना, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं और उसके अंदर एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन देते हैं। क्यों देते हैं? कि ये पेनिसिलिन क्या करती है, ये उस बैक्टीरिया के अंदर जाके उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो एंजाइम उन बैक्टीरिया की सेल वॉल बना रहा होता है। और सेल वॉल बहुत मेजर रोल क्या प्ले करती है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। तो बैक्टीरिया के ऊपर कवरिंग नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी, तो ईज़िली हमारा इम्यून सिस्टम उसको हिट कर सकता है और उसको तबाह बर्बाद कर सकता है मेरा बच्चा। आगे आपके पास रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर में एक वीक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद एंजाइम, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ना मेरे बच्चे, वो बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर सी इंटरेक्शन बनाते हैं, कमज़ोर सा बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है? तो इसी वजह से इनको रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इनको एक्टिव साइट से हटा के दोबारा सबस्ट्रेट हटाया जा सकता है। जब एक्टिव साइट से ये हट जाएंगे तो एंजाइम दोबारा फंक्शनल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, सच इनहिबिटर्स कैन बी रिलीज्ड एंड इनहिबिशन caused by them can be neutralized by increasing the concentration of substrate। बच्चे वो कहता है कि क्योंकि उनकी वीक अट्रैक्शन होती है, वीक केमिकल बॉन्ड बना के ये जुड़े होते हैं ना उनके साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, तो इसी वजह से इन इनहिबिटर को रिलीज किया जा सकता है, यानी कि इनका जो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है उसको हम खत्म कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे ना, ज़्यादा सबस्ट्रेट देंगे, तो वो सबस्ट्रेट क्या करेंगे, इस इनहिबिटर को उठा के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि वो मजबूती से इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह मजबूती से कोवलेंट बॉन्ड बना के नहीं जुड़ा होता। ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब ज़्यादा तादाद में हम सबस्ट्रेट को धकेलते हैं अंदर, यानी कि ज़्यादा तादाद में हम सबस्ट्रेट देते हैं, तो वो जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं इनहिबिटर के एक्टिव साइट के साथ, और जगह खाली हो जाती है और फिर एंजाइम फंक्शन हो जाता है और वो फिर दोबारा सबस्ट्रेट को अटैच करवा के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर जाता है, यानी कि दोबारा एंजाइम जो है ना वो फंक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल है मेरे बच्चे इसकी, आपके पास जो है ना एक मेलोनेट, आपके पास एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है। Malonate is a reversible inhibitor. It temporarily slow down the reaction by blocking the enzyme succinate dehydrogenase, which is involved in the cellular respiration. This inhibition can be reversed when malonate is removed। बच्चे वो कहते हैं कि मेलोनेट आपके पास एक ऐसा रिवर्सिबल इनहिबिटर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और ये क्या करता है, ये एक ऐसा एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद होता है जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन में काम करता है। हम जब सांस लेते हैं ना, तो ये इस एंजाइम का उधर रोल होता है, ठीक है? ये उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सांस लेने में रोल नहीं होता। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब वो एटीपी की फॉर्मेशन प्रॉपर, आगे हम जाके पढ़ेंगे, बायोएनर्जेटिक्स वाला आपका एक टॉपिक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। तो ये वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाता होता है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये रोल प्ले करता है, ठीक है? एटीपी की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। तो ये क्या करता है मेलोनेट, ये उस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जो है ना वो टेम्परेरी तौर पे बाइंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, यानी कि एटीपी नहीं बनती। तो ये क्योंकि वीक फोर्सेस के साथ अटैच होता है ना, इसकी कोई इतनी मजबूत कोवलेंट बॉन्ड तो ये नहीं बनाता ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब जैसे ही हम सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं ना, तो वो सबस्ट्रेट इस मेलोनेट के जो बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ा होता है, ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और मेलोनेट को बाहर रिमूव करा दिया जाता है और सबस्ट्रेट दोबारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं इस एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, और सेलुलर रेस्पिरेशन दोबारा होना शुरू हो जाती है। तो मेरे बच्चे जी आपके पास एक एग्जांपल थी इसकी। अच्छा, उसके बाद ना येलो बॉक्स इन टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन, ये ना आपके पास आखिर में मैंने लिख दिया। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके पास पड़ा है, ये एंजाइम इनहिबिशन वाला मेन टॉपिक। इसके सामने नीचे एक येलो बॉक्स 133 के ऊपर लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ ना, इसके ऊपर येलो बॉक्स पड़ा है, इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड एज ड्रग्स, ये वाला। ये मैंने इधर लिख दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको समझ भी आएगी जब एक बंदा जहर लेता है, जब हम जहर खाते हैं, हम नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्यों, आप लोग जब जहर खाते हैं तो मर क्यों जाते हैं, ठीक है? इसको हम, क्योंकि वो जहर भी इनहिबिटर्स होते हैं, या हमारे अंदर जब बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी, कुछ ड्रग्स भी इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। तो वो ड्रग्स उन जरासीम के साथ क्या ऐसा करती हैं कि वो जरासीम मर जाते हैं और हम सेहतमंद हो जाते हैं, इसको समझना है मेरा बच्चा। इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड एज ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब
चर्स पाउडर नहीं है भाई, दवाइयाँ मेडिसिन। इनहिबिटर्स को हम मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, बट दे कैन आल्सो एक्ट एज पॉइजन। लेकिन कुछ इनहिबिटर्स पॉइजन जहर के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे भाई? पहले हम, क्योंकि दवाइयों का हमने जिक्र किया है, तो पहले हम दवाइयों वाले की एग्जांपल पढ़ेंगे। एन एग्जांपल ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर बीइंग यूज्ड एज ड्रग इज एस्पिरिन। वो कहता है कि आपके पास एक ऐसा इनहिबिटर है जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होता है, और उस इनहिबिटर का नाम है एस्पिरिन। क्या नाम है? एस्पिरिन। ये करता क्या है? इट इनहिबिट्स द एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। वो कहता है कि ये इनहिबिटर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जो कि केमिकल रिएक्शन करवा के ना एक केमिकल प्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? स्वेलिंग काज करवाता है। क्या काज करवाता है? स्वेलिंग कहते हैं सोजिश को। हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज, बॉडी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इवन की जो रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स कहता है, जो नालियाँ होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकस वगैरह, ठीक है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई, ये उनके अंदर जाके ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स होते हैं ना, ये उसके अंदर जाके इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं, स्वेलिंग, सोजिश करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी तंगी होती है। ब्लड वेसल्स में जाके ये सोजिश करवा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड को गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है और हमारे दिल पर बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से कार्डियक इंजाइना हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और हमारी फौत हो जाती है। तो अब होता क्या है? Thus, aspirin suppresses the pain and inflammation. Inflammation. अब समझिएगा इस बात को, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक इनहिबिटर है जिसको हम दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उस इनहिबिटर का नाम है एस्पिरिन। अब ये एस्पिरिन करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद है और वो एंजाइम केमिकल रिएक्शन करवा के नॉर्मल हालत में प्रोड्यूस करवा रहा होता है एक केमिकल जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है? वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। अब क्योंकि हमने उस इन्फ्लेमेशन, उस सोजिश से बचना है, क्योंकि अगर वो इस तरीके से इन्फ्लेमेशन जगह जगह काज करवाएगा तो हमने तो फौत हो जाना है भाई। तो इस फौतगी से बचने के लिए हम एक दवाई इस्तेमाल करते हैं, और वो दवाई एक इनहिबिटर होता है, एस्पिरिन। वो एस्पिरिन करता क्या है? वो उस एंजाइम को जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को बना रहा होता है, उस एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जब एक्टिव साइट के साथ बाइंड होगा, वो एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो वो उस रिएक्शन को नहीं करवाएगा जिस रिएक्शन के नतीजे में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था। प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो हम जिंदा रहेंगे मेरा बच्चा। अच्छा, ये तो थी ड्रग वाली एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं मेरे बच्चा पॉइजन वाली एग्जांपल। पॉइजन के इनहिबिटर को हम पॉइजन जहर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपके सवाल का जवाब भी है कि जब हम सॉरी सब आप जहर खाते हैं तो आप मर क्यों जाते हैं। द पॉइजन साइनाइड, ये साइनाइड एक पॉइजन है, जहर का नाम है। द पॉइजन साइनाइड इज एन, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जो एस्पायरिन था ना वो रिवर्सिबल इनहिबिटर था। ये जो साइनाइड है, जो पॉइजन है, ये इरिवर्सिबल, इसी वजह से बंदा मर जाता है, बचता नहीं है। The poison cyanide is an irreversible enzyme inhibitor that combines with copper and iron in the active site of enzyme cytochrome oxidases and block the cellular respiration। अच्छा, ये जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा उर्दू में समझा देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, यानी कि हम सांस लेते हैं, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है और एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, और उससे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एटीपी हमें बना के मिलती है। इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ये सेलुलर रिस्पिरेशन करवाता कौन है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज करवाता है। कौन करवाता है भाई? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर, ये करवाता होता है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप जहर खाते हैं ना, तो जहर क्या करती है? जहर इस एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट पे जाके कोफैक्टर के साथ में, क्योंकि अच्छा कोफैक्टर यहाँ पे कौन से हैं? कॉपर और आयरन। मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी करा दूं, यहाँ पे आपको फिर टेंशन ना हो। रफ़ी साहब ने ये लेक्चर दिया था और रफ़ीउल्लाह साहब ने आपको कोफैक्टर की टाइप्स बताई थी कि एंजाइम आपके पास प्रोटीन पार्ट होता है और एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते होते हैं। और अगर एंजाइम अलहदा प्रोटीन पार्ट होगा तो वो नॉन फंक्शनल होगा और उसको हम एपो एंजाइम कहते होते थे। अगर एंजाइम को एक्टिव करवाना है तो उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर का लगना ज़रूरी है, और जब कोफैक्टर प्रोटीन एंजाइम के साथ लग जाएगा तो वो एक्टिव एंजाइम हो जाएगा और उसको हम होलो एंजाइम फिर कहते होते थे। ठीक है, ये आपको याद होगा, रफ़ी साहब ने लेक्चर दिया था। अब कोफैक्टर की 3 टाइप्स होती थी, एक मेटालाइन कोफैक्टर होते हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं और एक
कोएंजाइम होते हैं। तो जो मेटल आयन कोफैक्टर्स होते हैं ना, ये यानी कि ये जो आपके पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना, इसके साथ जो कोफैक्टर लगा हुआ है वो मेटल आयन है। और वो मेटल आयन कौन से हैं? कॉपर और आयरन है। तो मेरा बच्चा, जो आपके पास साइनाइड जब आप खाते हैं ना, जहर जी खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में मौजूद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट के साथ लगे हुए कोफैक्टर मेटल आयन आयरन और कॉपर के साथ वो ये जो साइनाइड है ये जाके जुड़ जाते हैं और ये उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होती मेरा बच्चा, सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होती। तो सांस लेने में भी मसाइल बनते हैं और आगे एरोबिक रिस्पिरेशन भी नहीं होती, एटीपी भी नहीं आती और हमारी क्या हो जाती है, फौतगी हो जाती है मेरा बच्चा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था आपका टॉपिक मेरा बच्चा। इसमें किसी भी किस्म का आपको मसला हो, परेशानी हो, हम हाजिर। और उम्मीद तो है मसला परेशानी नहीं होगी। जो शॉर्ट क्वेश्चन मेरे बच्चा इसमें बनते थे मैंने आपको सारे बता दिए। अब एक पत्ते की बात बताता हूँ कि ये सारा टॉपिक डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन लग जाता है 4 नंबर का। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। थोड़ा सा लंबा है टॉपिक लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी मसाइल होते हैं तो कमेंट्स सेक्शन अवेलेबल है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा। अल्लाह हाफिज़।